आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादातर हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। मेटल्स की बात करें तो मेटल जो होते हैं, मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो हम तो पॉजिटिव में चले जाएंगे ना, क्योंकि अब वो हमें ब्याज भी देगा साथ में एक तरीके से। तो ऐसे ही मेटल्स के केस में भी होता है, जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और पॉजिटिव आयंस जो फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इन हम मेटल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करा है इनने, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 2, 8 और 1। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कंडीशन ये है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। लेकिन इसके लिए क्या करना सिंपल होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना सिंपल होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना सिंपल होगा? इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आप बस ये देखें कि बैलेंस शेल में देने ज़्यादा हैं या फिर लेने ज़्यादा हैं। जो काम ज़्यादा होगा वो काम कभी नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर मान लो मेरे को एक घर लेना है, मेरे को एक घर लेना है और वो घर है 10 लैक्स का, 10 लाख का वो घर है, और अगर मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं तो क्या मैं उस घर को ले सकता हूँ 8 लाख उधार लेके? नहीं ले सकता। मेरे पास मतलब कि 50% से तो ज़्यादा ही होना चाहिए थोड़ा सा, तब मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ा बहुत उधार ले लेता हूँ और उस घर को ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो मेटल्स के केस में भी, कि अगर बैलेंस शेल में हाफ इलेक्ट्रॉन से कम है, जैसे कि इसको बैलेंस होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसकी बैलेंस शेल में, तो फिर आपको देखने हैं कि क्या ये 8 का आधा क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 4 इलेक्ट्रॉन से कम है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो दे देगा, फिर तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, जैसे मान लीजिए 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो उस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला क्या होता है? नेगेटिव में चले जाता है। भाई उधारी ले ली तो नेगेटिव में चले जाएंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन आएगा तो हम एनाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। बट अभी हम पहले मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल केस में अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली इस चीज़ को हम। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स भी कहा जाता है। और इनका ऐसे भी कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं ये। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और एक स्टेबल आयन फॉर्म कर लेगा। और क्या फॉर्म करेगा ये? सोडियम का Na प्लस आयन फॉर्म कर लेगा ये। इसी को हम क्या कहते हैं? जो प्लस आयन फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं कैटायन। और बात करते हैं हम नॉन मेटल की, ये इसके बेसिक। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। और पॉजिटिव आयन को फॉर्मेशन करने की वजह से इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी कहते हैं, या फिर इनकी नेचर की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं ये। एग्जाम्पल के लिए हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7। आप देख सकते हैं इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉर्मल सी बात है, आधे से ज़्यादा ही है, क्योंकि बैलेंस होने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस करने, मतलब स्टेबल होने के लिए। लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर -1 साइन आएगा, तो क्लोरीन आयन के ऊपर क्या जाएगा? -1। और जिसके ऊपर माइनस साइन आता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं एनाइन। एनाइन। ये तो हो गई इनकी बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है नॉन मेटल की। वैसे तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं क्लास 7th के अंदर भी, लेकिन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात करें, तो मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब इनकी साइन या अपीयरेंस होती है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड या फिर सिल्वर। दूसरी चीज़ मेलेबल, डक्टाइल, ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा इन्हें सुन के। मेलेबल मतलब क्या होता है? कि थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गई हमारी, एल्यूमिनियम फॉइल कितनी पतली सी होती है। गोल्ड का भी आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड को भी हम थिन शीट में या फिर थिन लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर में कन्वर्ट करने को डक्टिलिटी कहते हैं, या फिर डक्टाइल नेचर हो जाएगा। कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। एग्जांपल ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। बट इसमें एक्सेप्शन है, लेड एंड मरकरी। लेड एंड मरकरी, लेड और मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
पुअर कंडक्टर। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, एग्जाम्पल के लिए टंगस्टन। सोनोरस होते हैं, सोनर मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको स्टक करते हैं हम तो। एक्सेप्शन वही हमने लिखवाई दिया कि जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। अल्कलाई मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद अ नाइफ। जैसे कि हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं हमारे जनरली हार्ड होते हैं, जैसे आयरन हो गई हार्ड होते हैं, लेकिन हमारे जो सोडियम और पोटेशियम हो गए उस केस में क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे। ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं हमने पहले से ही। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा लिख देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटल नेचर ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का नेचर क्या होता है, ब्रिटल होता है, मतलब इसको ब्रेक करा जा सकता है। जैसे चौक होती है, चौक को हम बीच से तोड़ देते हैं आसानी से, तो इस तरीके का नेचर होता है, इनको ब्रेक करा जा सकता है मतलब। दूसरा ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, जैसे नॉन लस्टर मतलब डल अपीयरेंस होती है इनकी। एक्सेप्शन बट आयोडीन है, आयोडीन की अपीयरेंस क्या होती है, थोड़ी शाइनी अपीयरेंस होती है आयोडीन की। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट जो ग्रेफाइट होता है आपको पता है कि ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो वो उसकी हेल्प करता है किसमें, कंडक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है इसमें से। और मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, बट ठीक है, मतलब काम चला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक्सेप्शन है ये। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। जनरली एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ऑक्सीजन गैसेस में आपने जनरली देखा होगा, लिक्विड क्लोरीन में भी आता है, गैस फॉर्म में भी रहता है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट हमने पढ़ी लिया, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और आयोडीन भी हमने देखी है जो कि लस्ट्रस नेचर का होता है। ये एक्सेप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। वैसे तो कई सारे एक्सेप्शन है, बट मैंने आपके लिए सिर्फ वही लिखे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ के। जैसे लस्ट्रस मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस होती है, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो डल होते हैं। एक्सेप्शन भी इसी के साथ साथ लिख दिए हैं मैंने आपके लिए, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से इस टेबल को रिवाइज करके ईजिली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको कर पाएँ। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए बनाया है, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना रिएक्शंस, मैंने सिर्फ वही लिखी हैं आपके लिए। तो पहली रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। आपको पता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, कि जो मेटल्स होते हैं क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बैलेंस होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास क्या कंडीशन बनेगी, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अब ज़्यादा किस चीज़ में करना पड़ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन देने में, तो हम क्या करेंगे, कम वाली चीज़ करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हम डोनेट कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, 2+, ये क्या बन गया, एक कैटायन बन गया। अब जो मेटल ने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रहे हैं। बात तो मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो जनरली बेसिक नेचर की होती है मेटल ऑक्साइड्स। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करती हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। शो बेसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। इसके केस में दो बेसिकली होते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, जो कि कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसमें सोडियम जैसे हमारा मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर की होगी। मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो ऑल्सो बेसिक नेचर की होगी। बट एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कैसी होगी, एम्फोटेरिक नेचर की होगी। ऐसी जब जिंक करता है तो जिंक के केस में भी कैसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही बनती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स, बट मेटल हाइड्रोक्साइड्स सारे मेटल्स एक साथ में नहीं फॉर्म कर लेते। कुछ जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो तुरंत ही मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, जो कि बेसिक होती है। बट कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और ऑक्साइड्स इन केस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्साइड ही फॉर्म कर पाते हैं, डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते वो। एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटीज़ विद वाटर डिक्रीज डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कि आपने पढ़ रखी है पहले भी, मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ एक बार। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी,
सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे जैसे सीरीज में ऊपर की साइड जाते हैं तो ज़्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये आपके चैप्टर 1 से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, दोनों ही केस में हम रिएक्टिविटीज़ को देख रहे थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था, क्योंकि ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही डिस्प्लेस कर पा रहा था लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल था ये हमारे लिए। यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की, जो कि मेटल है। अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये नॉर्मल कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है इजीली, क्योंकि सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में सेकंड नंबर पे आ रहा है। ऐसी पोटेशियम भी कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। और क्या फॉर्म करेंगे ये फॉर्म करेंगे हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम के केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ऐसी पोटेशियम के केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कैसे हैं, अल्कलाई नेचर के हैं, यानी बेसिक नेचर के हैं। ये बेस ही हैं, आप कह सकते हैं डायरेक्टली इन्हें बेस हैं ये। कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में तीसरे नंबर पर आ रहा है, वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, बट इसकी जो रिएक्टिविटी है वो मॉडरेट रिएक्टिविटी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। देन आयरन, आयरन हम देख रहे हैं कि बहुत नीचे आ रहा है। तो आयरन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड। लेकिन और दूसरी चीज़, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ओनली। कैल्शियम जो है वो हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों से रिएक्ट कर सकता है, बट जो मैग्नीशियम है वो सिर्फ हॉट वाटर से ही रिएक्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देन रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स की बात करें, फिर डाइल्यूट एसिड्स की बात करते हैं हम। तो मेटल्स, अब पता चल गया हमें मेटल कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं मेटल्स। तो ये एसिड के साथ तो रिएक्ट कर सकते हैं आसानी से। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चों को लगता है कि मेटल सारे मेटल्स जो हैं बेसिकली मेटल ऑक्साइड जो बन रही हैं वो सारी बेसिक नेचर की हैं। वो बेसिक नेचर की हैं तो वो एसिड्स तो आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन वो बेस से रिएक्ट नहीं करेंगी। बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बेस से कहाँ रिएक्ट करता है। बट अभी हमने पढ़ी दो, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये जिन दोनों की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एम्फोटेरिक नेचर की होती हैं, यानी कि वो एसिडिक नेचर भी शो करती हैं और बेसिक नेचर भी शो करती हैं। तो ये वाली दोनों ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट करके रिएक्शन देंगी आपको। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, हम आते हुए भी हम गलती कर देते हैं। तो जैसे जिंक हो गया, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन तो आप लोगों को आता ही है। देन मैग्नीशियम भी H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और H2। ये बेसिकली जो हमारे बन रहे हैं ना सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है बिल्कुल, या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट है ये, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बेसिक नेचर के हैं मेटल्स हमारे और एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अगर मेटल ऑक्साइड के केस में देखते हैं तो पूरे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन की तरह वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है एग्जैक्टली। बट मेटल जैसे हमारे कॉपर हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी में काफ़ी नीचे आ रहे हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये मान लो सिल्वर गोल्ड तो चलो ठीक है हमें याद रह गया, लेकिन कॉपर हमें ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम में, तो कॉपर को वो लिख के दे देगा कि भाई कॉपर है H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप तो बना देंगे आसानी से, आप बना देंगे कॉपर सल्फेट। ये गलत हो जाएगा, आप सोचेंगे बढ़िया करके आए हैं पेपर, और वहाँ सबसे छोटी सी गलती आपकी, आपके मार्क्स खत्म। देन रिएक्शन विद बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब यहीं पे वही बात आ गई कि बेस के साथ हमें रिएक्शन कराना है, और ये जो हमारे मेटल ऑक्साइड हैं वो भी बेसिक नेचर के हैं, तो भाई कैसे रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे वही दो रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो हमारे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एल्यूमिनियम और एक जिंक। जो कि एल्यूमिनियम और जिंक कैसे ऑक्साइड्स बनाती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। तो एल्यूमिनियम जब वाटर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा, और जिंक जब बेस से रिएक्ट करेगा तो देगा सोडियम जिंकेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको 3-4 बार रिवाइज करके जाएं एग्जाम से पहले। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ये वाली रिएक्शन मैंने आपके लिए इन्वॉल्व करी है, ताकि ये चाहे तो वैसे चैप्टर 1 का पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं हम इसे। जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक है यहाँ पे, तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन इस तरीके से उल्टी लिखी होती तो यहाँ पे नो रिएक्शन होता, कोई रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि कॉपर कभी भी जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। किससे लेस रिएक्टिव है, जिंक से। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो नॉन मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल नेचर की होती है। कार्बन जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर की होती है। सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर ऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर की होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन भी क्या है हमारा नॉन मेटल है,
जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाएगा। अब ये ना तो एसिडिक नेचर का है ना तो बेसिक नेचर का, ये कैसा न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो वैसे तो ज़्यादातर जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे वो एसिडिक नेचर की ही होंगी, बट आप इसमें हाइड्रोजन का थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखें कि हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देन रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली बट कैन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली रिएक्ट तो नहीं करते बट पानी में डिजॉल्व कर दिया जाता है इनको, और ये बेस एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे सी क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये HCl जो होता है कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है इनका। रिएक्शन विद एसिड, जो नॉन मेटल्स होते हैं आपको पता है नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बना रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड, इसमें तो कुछ एक्सेप्शन भी नहीं है, तो ये क्या होते हैं रिएक्ट ही नहीं करते हैं एसिड के साथ। देन रिएक्शन विद वेस्ट, नॉन मेटल रिएक्ट विद वेस्ट टू फॉर्म सॉल्ट, क्योंकि हमारे नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल जो हैं वो बेसिकली एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, तो एसिडिक नेचर के कहीं ना कहीं इनका एसिडिक नेचर है तो बेस से आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे क्लोरीन है NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा और NaCl बना लेगा। देन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे सोडियम है तो सॉरी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है हमारा नॉन मेटल, अगर इसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे ही सल्फर के केस में सल्फर जब H2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेगा ये। तो ये रिएक्शन थोड़ी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाइड्रोजन वाली हमारे लिए, लेकिन इससे पहले की जो रिएक्शन विद बेस है, रिएक्शन विद एसिड्स है, रिएक्शन विद वाटर है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए। इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लें, और आप ये नोट्स आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लें आप। ठीक है, थैंक यू, और रिवाइज करते रहें।